बस परफेक्ट। हेलो एवरीवन, आज से मैं आप लोगों को 10th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि जो रियल नंबर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, उसको मैं बहुत बेसिक से और स्टार्टिंग तक मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग कभी किसी वजह से एब्सेंट हो या क्लासेस नहीं आ पा रहे तो हम लोग इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। बाकी ये इसमें एक एक चीज़ कवर होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी अब एंट्रेंस आने वाला है आपका 9 जून को 11th एंट्रेंस, उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स इसमें मैं इंक्लूड करता रहूँगा, है ना, डे बाय डे। तो आप लोग क्या करो, इसको मतलब सीरियसली, अगर आप, मैं आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आधे घंटे का। तो 3 या 4 लेक्चर में मैं ये पूरा चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट कर दूंगा विद एंट्रेंस क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं ना। सबसे पहली चीज़ हमारा चैप्टर है भाई रियल नंबर। टोटल मैथ्स में आपको मालूम है 15 चैप्टर्स हैं भाई, टोटल हैं 15 चैप्टर, ठीक है। रियल नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, लेकिन जनरली क्या करते हैं बाकी टीचर्स लोग उसको थोड़ा बोरिंग बना देते हैं। हम लोग बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जो इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये जो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए वो ये कि भाई रियल नंबर्स के अंदर, ये एक रियल नंबर्स एक बहुत बड़ी दुनिया है समझ लो, ठीक है। उसके अंदर 2 तरीके के नंबर्स पाए जाते हैं ना। कौन कौन से नंबर्स भाई? एक होते हैं रैशनल नंबर, 7 क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग, और दूसरे होते हैं भाई इररेशनल नंबर। ये भी हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं ना, इररेशनल नंबर। ये 2 तरीके के नंबर हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब देखो मैं आज इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग जो जानते हैं अभी तक, हम लोग एक डेफिनेशन जानते हैं भाई। वो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर, फ्रैक्शनल डेफिनेशन है ना, फ्रैक्शन फॉर्मेट में कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा हुआ है तो वो नंबर क्या होगा भाई? रैशनल होगा 100%। अगर कोई भी नंबर P बाई Q फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो क्या होगा? रैशनल। और साथ में सबको मालूम है भाई P और Q ये दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए ना। इंटीजर्स, देखो मैंने ये सिंबल लिखा है, आप इसको याद रखना, ये जो सिंबल है C बना के और ऐसे कट करने से कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। कुछ नए नए सिंबल्स आएंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, पहली चीज। और दूसरी बात क्या, ये भी हम जानते थे भाई, Q जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इतनी डेफिनेशन हम लोग 8वीं क्लास और 9वीं क्लास तक पढ़ते हुए आए, ठीक है। लेकिन आज जो आपको सीखना है ना, वो ये सब बच्चों वाली कहानी नहीं है भाई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। ये सब कहानी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। देखो पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज कि भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2/3 ये एक रैशनल नंबर है या नहीं? सब लोग कहोगे सर ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, P बाई Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं चेक करूंगा, समझना बच्चों है ना, अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्मेट देखूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन देखूंगा, तो देखो क्या आएगा, आपको देखो डिवाइड करके 0.66। क्या ये रुक जाएगा? ये चलता रहेगा? 4 दिन बाद रुक जाएगा क्या? ये नहीं रुकेगा ना, 0.666 चलता रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई। एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 3/2 है, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो सब लोग जानते हैं 3/2 मतलब 1.5, 1.5, क्लियर। तो यहां से हम देखो अपनी कंक्लूजन की बातें निकालने वाले हैं, अपने काम की बातें, कि जब भी आपको कोई रैशनल नंबर पूछे क्या होगा, तो डेसिमल फॉर्मेट में हम यहां से डेफिनेशन निकालेंगे कि वो सारे नंबर्स जो डेसिमल के बाद क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। देखो रुक नहीं रही है डेसिमल के बाद, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकना नहीं। टर्मिनेट कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, कट गया, रुक गया, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो आगे चलता रहे। तो आप बताओ ये नंबर क्या है? ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपसे पूछूं मैं कि रैशनल नंबर कैसा होता है भाई डेसिमल के फॉर्मेट में, आप बोलोगे सीधे सर वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में कंडीशन कौन सी?
क्या इसमें रिपीटिशन है या नहीं? सबको दिख रहा है रिपीटिशन है इसके अंदर, तो साथ में बोलोगे क्या हो, इसमें रिपीटिंग भी हो। सिंपल बात, ठीक है। यानी आज के बाद मैं याद रखूंगा कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, ये सिंपल, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों बातें पाई जाती हैं तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल। बहुत सिंपल डेफिनेशन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इस बेसिस पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर आप खुद देखो, ये वाला नंबर, ये नंबर क्या है, एक्चुअल में इसका फॉर्मेट भी क्या था, ये भी टर्मिनेटिंग था ना, मतलब यहाँ पर देखो रैशनल, यहाँ पर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, अगर सिर्फ इतना भी है तब भी रैशनल होगा। ये दो बातें काम की होगी हमारी, ठीक है। यानी आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप उसको दो डेफिनेशन दोगे। पहली डेफिनेशन क्या, कि सर P/Q फॉर्मेट, एक तो ये है जो रैशनल के लिए हम ऐसे हम 7th 8th में जो पढ़ते थे, और दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में है ना। अगर डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है तो हम कैसे बताएंगे, हम सिंपल, या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो तब भी क्या होगा, रैशनल। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो डेसिमल के बाद क्या हो, रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तब भी क्या होगा, रैशनल, ठीक है। तो मैं इस वाले चैट से, इस वाले स्लाइड से मैं एक रैशनल नंबर की बहुत सिंपल कंक्लूजन में लिख रहा हूं इस बात को, रैशनल नंबर की बात है। पहली बात मैंने क्या सिखाई आपको भाई, या तो नंबर क्या हो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, या तो नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या, साथ में रिपीटिंग। देखो रिपीटिंग क्यों लगा रहा हूं, सबको पिछले अभी दिख गया था कि क्योंकि ये नंबर रिपीट कर रहा है 66666, और डैश डैश लगा हुआ है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या, दूसरी बात क्या इसी में, अगर ऐसा हो तब भी रैशनल होगा। और दूसरी बात हमने क्या देखी, ये जस्ट टर्मिनेटिंग हो जाए भाई, अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ तब भी क्या होगा, रैशनल। यहां तक की बात क्लियर होगी ना। देखो एक बार और सिंपल, डेसिमल एक्सपेंशन में या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, यह है रैशनल की कहानी, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कहा था रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं ना, एक रियल नंबर का मान लो बॉक्स है, ये रियल नंबर्स है इसके अंदर, और ये रियल नंबर का जो बॉक्स है भाई, इसके अंदर दो तरीके के नंबर हैं, रैशनल है और इरैशनल। अगर मैं इन सारे नंबर्स में से रैशनल को पहचान पा रहा हूँ, रैशनल को अलग कर पा रहा हूँ, तो जो बच्चे सारे नंबर्स वो सब क्या हो जाएंगे, इरैशनल, क्योंकि कोई तीसरा नंबर तो है नहीं है भाई, दो ही तो है, या तो रैशनल है और या क्या है, इरैशनल। क्लियर बात है। अगर आप रैशनल को पहचान पा रहे हो तो बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरैशनल। यानी यहां से मुझे एक बात और समझ में आ गई कि भाई जब भी मुझसे कोई पूछेगा आज के बाद इरैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो मुझे बहुत क्लियर कट मालूम है क्या, पहली डेफिनेशन, अगेन मैं वैसी बात करूंगा, पहली डेफिनेशन जो आप फ्रैक्शनल अगर है उस फॉर्मेट में ना, जो कि सिंपल बात है, जैसे रैशनल नंबर क्या था, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हो उन्हें बोलेंगे रैशनल। तो इरैशनल क्या होंगे भाई, वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्मेट में आप लिख ही ना पाओ कभी, है ना। आगे की कहानी यही नहीं है कि इंटीजर होगा या Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्यों, जब वो इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं पाओगे तो आगे की बात तो करनी नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। तो यानी वो सारे नंबर जो इस फॉर्मेट में ना लिख पाओ। अच्छा, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है बेटा, डेफिनेशन हम यहाँ से देंगे, डेसिमल वाली बात है ना, दो डेफिनेशन हमेशा याद रखना। अब आप 10th क्लास में आ गए हो, दो डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो, वो सारे नंबर्स, सुनना सही से, वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या बोला भाई मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में दोनों कंडीशन है नॉन रिपीटिंग हो। ये डेफिनेशन मैं कहां से बोल पा रहा हूं, क्या रटी हुई डेफिनेशन है, नहीं रटी हुई डेफिनेशन नहीं है ये डेफिनेशन कहां से आई, जो हमने क्या कहा था अभी, जैसे रैशनल नंबर आपने खुद देखा कि सर रैशनल नंबर या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो फिर मैंने कहा कि इस बॉक्स में से अगर आप रैशनल को अलग कर पा रहे हो तो बाकी सारे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इरैशनल। यानी क्या हो गया, देखो बोल सकते हैं वहां टर्मिनेटिंग था तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग,
और वहां रिपीटिंग था तो यहाँ नॉन रिपीटिंग। क्लियर है ना? यानी सिंपल बात, आज से वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में एज वेल एज नॉन रिपीटिंग हो, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस फुलफिल होनी चाहिए, है ना, तब हम बोल पाएंगे क्या, इर्रेशनल। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ना, आप मुझे सोच के बोलना 3.56923 और ये डैश डैश, बताओ ये नंबर रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा? खुद सोचो अपने आप। क्या डैश डैश लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है भाई। अगर ये डैश डैश लगा हुआ है इसका मतलब तो ये हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। और दूसरी बात, क्या इसमें कुछ रिपीटिशन है? क्या कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। देखो 56923 सारे नंबर अलग अलग है ना, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी ये नंबर क्या है, साथ में नॉन रिपीटिंग। और जैसे ही आपको ये दोनों कंडीशन मिल गई इसके अंदर, ये नंबर 100% कैसा हो जाएगा, बोलो, इर्रेशनल। ये नंबर 100% क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, है ना। पहला एग्जाम्पल 9.6328 और 6328, सही है भाई, सिंपल। बताओ पहला क्वेश्चन है, क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग? सबका आंसर क्या आएगा भाई कि सर क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है इसलिए नंबर रुक नहीं रहा, तो मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, क्या आप यहां देख पा रहे हो क्या, 6328 भाई, यहाँ 4 डिजिट का एक ग्रुप रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ पर 4 डिजिट का एक ग्रुप रिपीट कर रहा है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा इसको कि ये रिपीटिंग है ना। अगर ये दोनों बातें हैं तो क्या रैशनल होगा? नहीं होगा रैशनल, क्योंकि रैशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR, ठीक है। यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल। क्योंकि हमने अभी बताया आपको, अगर इररेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर में दो ही चीजें हैं, रैशनल और इररेशनल। क्लियर है? चलो इसका जवाब दो भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, 15.7607607600 एंड सो ऑन। बताओ फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? सोचना ही नहीं है भाई। देखो आगे डैश डैश लगा हुआ है, मतलब क्या है ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। क्लियर? और इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? अब आप कह सकते हो क्या 76 यहाँ पर भी आया, 76 यहाँ पर भी आया, 76 यहाँ, रिपीट तो हो रहा है, मुझे भी लग रहा है रिपीट हो रहा है ना। लेकिन नहीं भाई, देखो रिपीटिशन का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिट आप देखो ही ना। रिपीटिशन का मतलब ये है बेटा कि अगर 760 यहाँ पर आया है तो अगली बार भी 760 ही चाहिए था, एक जीरो एक्स्ट्रा आया ना, और यहाँ पर भी 760 ही चाहिए था, 2 जीरो एक्स्ट्रा आके देख रहे हो आप। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिशन नहीं कहेंगे इसको। रिपीटिशन का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, है ना, एक खास डिजिट रिपीट करना चाहिए, एक खास नंबर रिपीट करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये इसमें रिपीटिशन नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो बताओ NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इररेशनल होगा, धमके की चोट पे इररेशनल होगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? यानी हमें अब ये डेफिनेशन याद रहेगी कि जब भी कोई आपसे रैशनल पूछे या इररेशनल पूछे, अगर P/Q वाली डेफिनेशन है तो वो 8th क्लास तक अच्छी थी, लेकिन 9th और 10th लेवल पे आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। पहली बात तो मुझे ये सिखानी थी आपको। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि देखो आप मुझे ये बताओ भाई, सब लोग जानते हैं पाई के बारे में, पाई सब जानते हैं, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? फटाफट जवाब दो। पाई क्या है भाई? पाई एक इररेशनल नंबर है, पाई एक इररेशनल नंबर है, पहली बात। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पाई माइनस 22/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई, ये रैशनल आएगा आंसर या इररेशनल आएगा या जीरो आएगा? बताओ इन तीनों में से, या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, नन। तो आप क्या बताओगे, पाई माइनस 22/7 क्या होगा? आपको अगर ऐसा लगता हो कि भाई पाई मतलब 22/7 होता है और 22/7 माइनस 22/7 जीरो हो गया और आंसर आप ये लगा दो, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। बताऊं क्यों बेटा? इसका आंसर 22 मतलब 22 जीरो नहीं होगा, है ना। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कुछ बातें। देखो आप हमेशा याद रखना भाई, क्या बात कि जो पाई है ये एक इररेशनल नंबर तो है, लेकिन सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आप अगर करोगे तो आगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थोड़ा सा, है ना,
तो क्या है? सबसे पहली बात, पाई एक इरेशनल नंबर तो है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दुनिया में कोई जानता ही नहीं है भाई। सिंपल, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये कोई जानता ही नहीं है। क्यों भाई? इरेशनल नंबर है। आप खुद बताओ, अगर इरेशनल नंबर है, वो खुद नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रुक ही नहीं रहा नंबर। अगर वो नंबर रुक नहीं रहा तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई बता पाएगा क्या? हाँ, ये हो सकता है कि एग्जैक्ट 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक या 10 डेसिमल तक कोई कैलकुलेट करे, लेकिन आगे एग्जैक्टली कोई परफेक्टली बोल दे कि 22/7, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक बात तो ये। दूसरी बात ये देखो, आप मुझे खुद बताओ, पाई अगर हम इरेशनल नंबर है तो मुझे, अगर मैं बोलूं 22/7, समझना बात को, बेटा ये बताओ, यहां पर जो नंबर है ये पाई, ये तो इरेशनल नंबर, आपने अभी खुद बोला पाई इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर हुआ। और 22/7 क्या है? क्या ये इरेशनल नंबर है? 22/7 क्या है भाई? ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको बताओ भाई, ये इरेशनल नंबर अलग दुनिया का नंबर, ये रैशनल नंबर ये दूसरी दुनिया का नंबर, तो ये दोनों नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, सिंपल बात। तो अगर ये नंबर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस करने पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, किसी कीमत पे नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? तो पहली बात ये कि ये कभी भी इक्वल होते ही नहीं है ना, सही है। अच्छा, तो मैं पाई के बारे में आज के बाद क्या क्या बातें याद रखने वाला हूँ, देखो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, एक नंबर का न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, वो आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जितना पढ़ो लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, जितना आपके 10th लेवल पे जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया इसके बारे में कि ये एक इरेशनल नंबर है, वेरी गुड, ये याद रहेगा मुझे आज के बाद। दूसरी बात क्या कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कोई नहीं जानता, है ना, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, है ना, कोई जानता ही नहीं है। तो फिर क्या है भाई, क्या करें हम लोग? हाँ, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों 3.14159265। मुझे इतना तो याद है, बाकी ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये चलता रहेगा, डेसिमल है ना, खत्म होगा नहीं इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। आप बस इतना याद करो चलेगा, 3.1415 तक भी याद कर लोगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, लोगों ने ये देखा इत्तेफाक से कि 22/7 को जब आप डिवाइड करने बैठोगे ना तो 3.14 आएगा, डिवाइड करके देखो आप 3.14 के आसपास आएगा ना। और यहां पर भी क्या है, स्टार्टिंग के देखो 3.14 है या नहीं। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं कि भाई 22/7 3.14 के बराबर है, और 3.14 बस क्या है, अप्रोक्सीमेट पाई के बराबर है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट पाई के बराबर है। तो मुझे याद हो जाएगा आज के बाद क्या कि अगर मुझसे कोई पूछे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी वैल्यूज जो है पाई की क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14 या 22/7, जस्ट हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। ये दोनों डिस्कशन आपको क्लियर होने चाहिए भाई। अगली बात जो मुझे समझानी है बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के मतलब से, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपको एंट्रेंस में जरूर काम आएंगे ना। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आपको वेल एंड गुड, ये तो आपके सिलेबस में ही 9th स्टैंडर्ड में हो, वो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। लेकिन अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपका ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन 100% कुछ महीने बाद जब एंट्रेंस होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने 9th में ये चीज़ें मिस कर दी हैं, नहीं हो पाई, तो 10th में आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। मैं आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें यहाँ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मुझे जल्दीबाजी कुछ नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स डिटेल में क्वेश्चन के साथ यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपका काम बस ये है कि आप कैसे भी टाइम निकाल के रोज 10 मिनट रिवीजन जरूर कर लेना ना। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन क्लासेस करो, उसके बाद या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हो तब भी बहुत अच्छा है भाई। लेकिन जब भी आप क्लास करो, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, आपके ऊपर फर्ज है, ये समझ लो, आपको ये जरूरी है भाई, रिवीजन करना ही करना है। सिर्फ अगर देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज सिर्फ एक बार पढ़ते हैं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं,
ठीक है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, वो चीजें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है ना, बायोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ 2 मिनट की, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको रिवीजन में लाना शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो चीजें धीरे धीरे हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होगा भाई, अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाएंगी तो एग्जाम के टाइम फौरन याद आ जाएंगी चीजें ना। और जरूरी क्या है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, अब बैठ के सोच रहे हो, वो चीज तो सही नहीं है ना। आपने एक न्यूमेरिकल करना है, आप पहले उसके फॉर्मूला याद कर रहे हो, क्या था क्या नहीं था, कॉपी में कैसे लिखा था, सर ने क्या पढ़ाया था, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ना तो है ही, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका पढ़ा हुआ भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप जब भी जाओ क्लास के बाद, बस मेरा आपसे यही कहना है कि 10 मिनट रिवीजन करो, 10 मिनट बस, ज्यादा नहीं। 2 तरीके हैं देखो रिवीजन करने के, या तो आप क्या करो, आप इकट्ठा कर लो पूरा, ठीक है, कि नहीं भाई मैं इकट्ठा कर ले रहा हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, लास्ट के महीने के एंड में 4 दिन 5 दिन बैठूंगा और एक साथ रिवाइज कर डालूंगा, या एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले बैठूंगा, एक साथ पूरी कॉपी रिवाइज कर दूंगा। अगर आपने ये वाली आदत डाल रखी है ना, तो इसको छोड़ दो। बताऊं क्यों? तो अगर आप एग्जाम से 4 दिन पहले रिवाइज करने बैठोगे ना, तो वो आपका रिवीजन नहीं माना जाएगा, वो आप पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दोगे उसको। रिवाइज 4 घंटे में रिवीजन होगा, वो 5 घंटे लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप डेली 10-10 मिनट करोगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स कम टू द टॉपिक, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इधर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, आरएफ शॉर्ट में बोलते हैं, आरएफ, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, पहले बिल्कुल बेसिक, इसको बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करके आपको अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ लास्ट में, लेकिन आपको 10 मिनट बाद वो क्वेश्चन दूंगा, पहले समझ लो क्या है। देखो मैंने सिंपल आपसे पूछा भाई, कि मैंने लिखा भाई यहाँ पर √5, ठीक है, मैं √5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर आ जाए। कितनी सिंपल बात बोलिए भाई, √5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर आ जाए। तो आप क्या बोलोगे सर, √5, बताओ क्या बोलोगे आप, कि सर आप यहाँ पर √5 से ही मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा आंसर आ सकता है ना। मैंने कहा कि अगर मैं √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, √5 इंटू √5 इक्वल 5, सब जानते हैं भाई, √5 और √5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5। अब 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, आरएफ हो गया, ये क्या हो गया, गिवन नंबर हो गया, ठीक है। तो आरएफ क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, किसी भी गिवन नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि क्या आ जाए, रैशनल। तो वही जो नंबर है वो क्या होगा, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब बात ये है, अगर मैं आज x इक्वल √5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप 2 दिन बाद खुद कहोगे सर आप x इक्वल टू √5 से मल्टीप्लाई करके देखो, तब भी रैशनल आएगा। देखो यहाँ 2√5 रखो, √5 इंटू √5 5, 5 2 10, 10 आएगा, 10 रैशनल नंबर है, सब जानते हैं। कोई बोल सकता है नहीं सर 3√5 से करो तब भी रैशनल आएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें एक बात यहाँ से समझ में आ गई, क्या इसका एक आंसर पॉसिबल नहीं है, इसके तो भाई बहुत सारे आंसर पॉसिबल है ना, कई सारे आंसर पॉसिबल हो गए। यानी यहाँ से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ अपने काम का, क्या, कि रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हमने डेफिनेशन दी आपको, कि एक ऐसा नंबर जिसको हम गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और वो रैशनल आ जाए, ये तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिली ये सब करने के बाद, वो ये मिली कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कोई इकलौती चीज नहीं है भाई, है ना। रैशनलाइजिंग फैक्टर ये यूनिक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं आंसर। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर, आप नोट करते रहना सबको, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक। देखो आपको नोट करना है सारी चीजें, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। आरएफ इज नॉट यूनिक, कई सारे आंसर हो सकते हैं हाँ, लेकिन सुनना ध्यान से, इस वाले को मैं ये बोल सकता हूं कि ये सबसे सिंपलेस्ट आरएफ है, सही है ना, मतलब सबसे बेसिक आरएफ, सही है। हाँ तो ये कह सकता है कि हाँ ये सबसे सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हाँ रैशनलाइजिंग फैक्टर होते बहुत सारे हैं, ये बात याद रखनी है, क्लियर है। अगर मुझे ये डेफिनेशन वाला पार्ट समझ में आ गया, ये सब डेफिनेशन समझाइए मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, 2 बातें बताई इसके अंदर। पहली बात क्या, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज अ नंबर या एक्सप्रेशन which is multiplied with a given number and gives a rational number, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, ये 2 बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है, समझ के हमने किया है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे ये पूछता भाई कि चलो भाई मुझे आरएफ के बारे में बताओ सबके,
पहला पार्ट 3 और ये 4th रूट ऑफ 3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो आप खुद बताओगे कि सर अगर आपको ये लगता हो, मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर किसी को लगता हो कि इसको सर आप ऐसा करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो? ओहो, अगर किसी को लगता हो कि इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? चेक कर लें, रैशनल आना चाहिए तभी इसको मैं आरएफ बोल पाऊंगा, ठीक है ना? अगर रैशनल नहीं है तो मैं आरएफ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है? तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई करो। ये बेटा सबको मालूम है कि ये 3 की पावर कितना है? देखो ये बात आप याद रखना, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, क्यूबिक रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3, है ना? इसी तरीके से आपसे कोई पूछे x की पावर 1/4 का मतलब 4th रूट ऑफ x, ये बात हमें मालूम है, क्लियर है ना ये बात? तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, यानी यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो है भाई ये 3 की पावर 1/4 है, क्लियर? ये भी क्या हो गया 3 की पावर 1/4। तो बताओ आंसर कितना आने वाला है? बेस सेम है तो पावर क्या कर दोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? पावर ऐड करेंगे, तो 3 की पावर 2/4 और 3 की पावर 2/4 का मतलब 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 क्या हुई? तो √3 हो गया। ये कहाँ रैशनल है भाई? √3 रैशनल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या बात समझना है आपको कि ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ये बात समझ में आ गई? तो फिर क्या होगा भाई? अब जरा समझना इस बात को, है ना? मैं इसी में डिटेल में आपको समझाता हूँ ना। देखो अगर सपोज करो यहाँ 3 की पावर 1/4 है और यहाँ पर अगर 3 की पावर कोई 3/4 लिख देता तो 1/4 और 3/4 में ऐड करता तो कितना आता बोलो? 1/4 प्लस 3/4 कितना आता? 4/4 और 4/4 मतलब 3 की पावर 1। देखो समझो दोबारा, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर है भाई 3 की पावर 1/4, इसको मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, ये है हमारा 3 की पावर 3/4 और इसका आंसर चेक करो कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4 सबको मालूम है कितना हो जाएगा बोलो भाई? कितना होगा? 3 की पावर 4/4 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 1 यानी 3। और सबको मालूम है भाई ये क्या है? रैशनल नंबर, दुनिया जानती है रैशनल नंबर है यार। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्लियर बात? ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि कल को मुझसे कोई ये पूछ ले कि बताओ भाई 5 है और यहाँ पर 7 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो मैं क्या समझूंगा इसको? इसको मुझे ये लगेगा कि भाई 5 जो है ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 5 की पावर कितना? 1/7। कितना लिखा हुआ है? ये है 5 की पावर 1/7। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं रैशनल नंबर आ जाए? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको आप, ये हो जाएगा 5 की पावर, अगर यहाँ 1/7 है तो 7 - 1 कितना बचा? 6। 6/7 से करूंगा ना, बहुत सिंपल है यार, समझो बस। 1/7 है तो मुझे 7/7 चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1 में 6 और चाहिए ना, तो 1 + 6 7, 7/7 आ गया। और जैसे ही 7/7 आया तो ये तो बन गया ऐसे भाई, ये कितना आ गया? 5, और ये एक रैशनल नंबर है, सब जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर सोच के बताओ, वीडियो चाहे पॉज करो कुछ भी करो, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए भाई। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या होगा? फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर 11th वो 9th रूट ऑफ 11, ठीक है? जल्दी से वीडियो पॉज करो, बताओ, मैं सॉल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पर। ये देखो अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो। हमने क्या किया भाई, ये मुझे मालूम है ये कितना है, ये है भाई 11 की पावर 1/9। कितना और कम है 1/9? मुझे चाहिए 9/9। कितना और कम है? 8/9। इसका मतलब क्या होगा? 11 की पावर 8/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 11 आएगा, नहीं आएगा? और ये एक रैशनल नंबर है, यस ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर।
आई होप एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर। सही है यहाँ तक? लाइफ सही चल रहा है? ओके चलो देखो, मैंने 2 टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिए हैं जनरली, मतलब रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल इरैशनल की कहानी कैसे चलती है, और उसके बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इस पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जनरली मैं हर बार करवाता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे जरूर करवाना है। फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, देखना बच्चों, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखना है आप चाहो तो आप लिखना बंद कर दो, पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से खुद ही कर लोगे ना। इसका सेकंड पार्ट में आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, आपके लिए करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको समझ लो एक बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि बेटा अगर खाली 2 की पावर 1/3 होता, अगर सिर्फ इतना होता 2 की पावर 1/3, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप क्या लिखते? बताओ भाई, अगर ओनली 2 की पावर 1/3 होता तो आप इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखते 2 की पावर कितना, 2/3, 1/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 2 विच इज अ रैशनल नंबर, ऐसा लिखते ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर यार ये सिर्फ 2 की पावर 1/3 नहीं है, प्लस 2 की पावर -1/3 और है, 2 एडिशनल टर्म्स है ना, एक और एक, दो टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी ये चीज तो हम नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आई आपको? अगर सिर्फ इतना ही है तो इतना तो नहीं कर पाएंगे ना, 2 टर्म है तो ये तो नहीं हो पाएगा ऐसा, ये बात सही है क्या? अच्छा तो फिर क्या किया जाए भाई? देखो मैं समझाता हूँ, पहले ये बताओ, क्या आपने छोटी क्लासेस में a³ प्लस b³ याद किया था क्या? a³ प्लस b³ क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस है, 2 ब्रैकेट आने वाले हैं, पहली बात, एक बड़ा ब्रैकेट है और एक की ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस है तो एज इट इज इसकी फोटो छाप दो प्लस के साथ, प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो 3 टर्म आने वाले हैं जिसमें से 2 टर्म स्क्वायर वाले हैं और स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो -ab प्लस b²। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, a प्लस b मल्टीप्लाई में a², ये b² और बीच में -ab। क्लियर रहेगा ना? देखो ये आपको याद होना चाहिए भाई, इसे रट लो, समझ भी लो। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, एक बार माइनस आना है और माइनस भी कहाँ आएगा, ए बी के साथ, क्योंकि तो स्क्वायर वाले टर्म में माइनस नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं इसको 1 मिनट क्लियर रब कर सकता हूँ क्या, क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी मुझे कम पड़ जाएगी, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है भाई, बस ये जो आपने a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी है, इसी के अंदर हम लोग पुट करने वाले हैं। कैसे? सपोज करो मैंने क्या किया भाई, a की जगह 2 की पावर 1/3 उठा के रखा और b की जगह 2 की पावर -1/3, बस ये वाली वैल्यूज उस आइडेंटिटी के अंदर पटक दो ले आके, कुछ नहीं करना, ठीक है। a³ प्लस b³, सही है ना, आइडेंटिटी सबको दिख रही है, a³ प्लस b³ इक्वल a प्लस b ब्रैकेट में a² - ab प्लस b², ठीक है। चलो a³ देखो आइडेंटिटी में लिख रही है ना, a³ क्या आएगा बोलो, a³ का मतलब 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, a³, सही है क्या। b³ मतलब 2 की पावर -1/3 का होल क्यूब, a³ प्लस b³ हो गया, इक्वल 2 ब्रैकेट आएंगे ना, पहले में क्या आएगा, a प्लस b मतलब 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, अगला ब्रैकेट a² - ab प्लस b², a² 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, कितना लिख दूं बोलो, 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2/3 होने वाला है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मालूम है मुझे। -ab मतलब -2 की पावर 1/3, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है ना, 2 की पावर -1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 का होल स्क्वायर, यानी 2 की पावर -1/3 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, लाइफ सही चल रहा है? ओके देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये भाई 3 से पावर 3 कट गया, क्या बचा 2, 3 से 3 कटे क्या बचा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 डायरेक्टली लिखूं 5/2, यानी ये आ गया भाई 5/2। क्लियर है ना?
ये आ गया 5/2। वेरी गुड। चलो आगे बताओ, यहां पर क्या आने वाला है भाई, ये आएगा आपका, यहां बताता हूं मैं इसको, ये आएगा एज इट इज लिख रहा हूं 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2 की पावर 2/3 आना चाहिए समझ में, 2 की पावर 2/3 माइनस पावर 1/3 है और माइनस 1/3 है, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 1/3 माइनस 1/3 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है भाई 1, इसका मतलब मैं लिख दूं डायरेक्टली 1। सही है यहां तक। अब देखो अगला टर्म प्लस 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2/3। सही है भाई यहां तक, क्लियर है क्या। अब जरा इस वाले फॉर्मेट को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये सब क्या चल रहा है समझो, मैं समझाता हूं ठीक है। ये जो देखो, ये जो हमने किया है ना इतना तामझाम, यहां से सीखने वाली बात क्या है, आप खुद बताओ मुझे सोच के कि भाई ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं। यस, ये एक रैशनल नंबर है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये वही नंबर है जो हमको दिया गया था क्वेश्चन में, गिवन नंबर, ये गिवन नंबर है ना पक्का, यही गिवन नंबर है। देखो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, ये गिवन नंबर है। यस, एक्स्ट्रा जो आया क्या वही तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए। क्यों, इस गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, क्या एक रैशनल नंबर मिल जाए। कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है ना, गिवन नंबर को किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दे कि एक रैशनल नंबर मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यही जो है एक्सप्रेशन, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बात समझ में आई। तो आई होप हमें आंसर मिल गया। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया, 2 की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2/3। मैं फाइनली आंसर लिख देता हूँ, रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना आ गया, 2 की पावर 2/3 माइनस 1 था प्लस 2 की पावर माइनस 2/3। समझ में आया सबको। तो देखो आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक आंसर और दे दो मुझे, बस मुझे बहुत खुशी होगी आपने अगर सही आंसर दिया। फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर 7 की पावर माइनस 1/3 प्लस 7 की पावर 1/3। क्या आंसर होगा इसका। देखो अगेन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ना, a³ प्लस b³, फटाफट बताओ a³ प्लस b³, यहाँ प्लस है, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा प्लस, अगले ब्रैकेट में दो टर्म आने वाले हैं भाई, एक a² आएगा और एक b² आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो ab वाला टर्म है यहाँ 2ab नहीं है, नॉट 2ab, इट इज ab, जस्ट ab, वो आएगा माइनस ab। ठीक है, सही है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ यार, पीछे क्वेश्चन को 2-3 बार देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई यहां पर जो आने वाला है ना, यहां पर एक रैशनल नंबर आने वाला है। जब मैं पुट करूंगा, आप पुट करो कॉपी में और देखो, पुट करने के बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप यहाँ पर 7 की पावर माइनस 1/3 रखोगे, उसका भी क्यूब करोगे तो 7 की पावर माइनस 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 से 3 कटने के बाद खाली 7, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर आएगा, आप करके देखना कॉपी में, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा ना ये नंबर, यही तो एज इट इज आएगा, ये तो गिवन नंबर हो गया एज इट इज, अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो। क्लियर है। अच्छा और यहाँ पर जो आएगा ये एक्स्ट्रा, यही तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा भाई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो मुझे बस इतना याद रखना है अपने माइंड में कि जो ये वाला टर्म होता है ना a² b² और माइनस ab, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। यस, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे RF लिखना है ना तो मेरे लिए और शॉर्टकट हो गया कि भाई RF जो होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, वो इस क्वेश्चन के लिए a² माइनस ab प्लस b², इतना ही तो होगा। अगर इतना है तो 7 की पावर a मान लो, ये जो दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, माइनस 7 की पावर माइनस 1/3 इंटू 7 की पावर प्लस 1/3 प्लस b² मतलब 7 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। समझ में आया भाई, ये कितना हो गया बोलो, 7 की पावर माइनस 2/3 माइनस, ये सबको दिख रहा है 7 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है भाई, और प्लस 7 की पावर 2/3। आई होप आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर में बहुत मजा आया होगा भाई, ठीक है। जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई को लेके वो लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। है बहुत छोटी सी चीज लेकिन
इसका कॉन्सेप्ट अगर आप बड़े क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई करोगे तो ऐसे कभी कभी आइडेंटिटीज काम आ जाती है हमारे लिए ना, क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बस लास्ट टॉपिक और, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 39 मिनट्स हो चुके हैं, 40 मिनट्स का लेक्चर 50 मिनट्स का मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से, है ना। नेक्स्ट टॉपिक सब लोग सीख के आए बचपन से ऑलरेडी, रैशनलाइजेशन। भाई देखो, अगर मेरे साथ चलना है आपको, ठीक है, मैंने ये बात कई बार मैं क्लास में बोलता हूँ, अगर आपको मेरे साथ चलना है, ठीक है, मैं ये नहीं है बहुत हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत हाई लेवल से पढ़ाऊंगा, है ना, ये डाउट वाली बात ही नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग होगा ना हमेशा बिल्कुल बच्चों से होगा, है ना। मुझे खुद मतलब बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो। आप बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे इसको भी, रैशनलाइजेशन को। जैसे आपने आरएफ देखा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हमने आज मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन कर पाए हम लोग, जस्ट रिसेंट वाला, है ना। तो अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको एक बात अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि बिल्कुल बेसिक पे ही ध्यान देना है, सारे क्वेश्चंस उसी के थ्रू हम लोग करेंगे, बाद में हम लोग ट्रिक्स पैदा करेंगे या जो भी क्रिएट करना होगा, नए नए फॉर्मूलेज या ट्रिक्स, वो सब बात के जुगाड़ है ना। लेकिन अगर आपको बेसिक समझ में आएगा तभी आपको ट्रिक की तौर पे मजा आएगा, है ना। अगर सिर्फ आप ट्रिक्स पर ध्यान दोगे ना बेटा, बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रिक्स करवाते हैं ना, इसका जुगाड़ ये है, इसका जुगाड़ ये। भाई 50 क्वेश्चन है मैथ्स में एक चैप्टर में मान लो, अब 50 ट्रिक आप याद करके जाओगे क्या? सिंपल बात है भाई, 50 ट्रिक थोड़ी याद करेंगे। तो मुझे सारे क्वेश्चंस के बेसिक आने चाहिए, है ना। मतलब बेसिक अगर क्लियर है तो उसमें 50 क्वेश्चन कर सकता हूँ। बेसिक करने के बाद अगर कोई एडिशनल ट्रिक सिखा रहा है आपको तो वो बेस्ट है ना। जैसे अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा, आपको बेसिक क्लियर था, आपने बेसिक से प्रोसीड किया, बाद में एक ट्रिक, एक छोटा सा शॉर्टकट मुझे मिल गया, वो अच्छी चीज है। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे अगर फुल्ली वो करेंगे कॉन्फिडेंट, हाँ मुझे ट्रिक देखना है, तो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने की ताकत है ना, थिंकिंग कैपेबिलिटी, वो आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करो, इस वाले टॉपिक को हम अगेन बेसिक से देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा रैशनलाइजेशन पे, है ना। तो सबसे पहली चीज, या ऐसा करें इसको हम कल ही डिटेल में करते हैं ना, अदरवाइज फिर ये हो जाएगा, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर ना, 40 मिनट का है एक। तो यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ से मैं आपको कल से डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करूंगा। आई होप इसको आप कई बार रिवाइज करो, अगर आपका लेक्चर छूट गया तो आप इसको देख भी सकते हो। बाकी कोई मतलब कोई भी कंफ्यूजन है वो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट्स में लिख दोगे तो मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स।